Assalamu alaikum ji. Welcome to this orientation class. Normally ये होता है कि जो ओरिएंटेशन क्लास है वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट होती है, या जिस तरह CSS की एकेडमीज कोई सेशन अपना अनाउंस करना होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि जी कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑप्शनल्स हैं, एंड स्टफ लाइक दैट. तो नॉर्मली ओरिएंटेशन क्लास का मीनिंग ये लिया जाता है. ओह, बाय द वे, माय नेम इज डॉक्टर श्यामचंद भट्ट. एंड मैं 2008 से CSS के सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. मेरा पढ़ाने का तरीका वो कोई एकेडमी, जिस तरह एकेडमीज सारे सब्जेक्ट्स की आपसे फीस ले लेती हैं और उसके बाद आपको 4 महीने में 5 महीने में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो ऐसा नहीं है. मेरे बैनर तले लगभग कोई 22-23 मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं. वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो मेरे बैनर तले ये सारे टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. हर एक की अलग-अलग फीस है. हम तो इस तरह नहीं करते कि स्टूडेंट से एक लमसम फी लेके और उसको पूरा CSS की तैयारी कराते हैं. मेरी सिंपल फिलॉसफी है कि स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में इशू है उसको वो पढ़ना चाहिए. सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए किसी के लिए कोई आसान होता है, किसी के लिए कोई मुश्किल होता है. तो मेरे अंडर जितने भी टीचर्स हैं सब अलग अलग पढ़ा रहे होते हैं. और ये मॉडल जो है कोचिंग का, ये स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट भी है कि वो अपने पूरे साल को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, कि सोच लेता है कि मैं इतने से इतने वक्त में ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर ये करूंगा. और वो उसकी जेब पे भी, पॉकेट पे भी, उसके पेरेंट्स की जेब पर भी भारी नहीं पड़ता कि जब उसने जो सब्जेक्ट पढ़ना उसकी फी पे कर दे, पढ़ ले. अगला सब्जेक्ट जब पढ़ना है उसकी फी पे कर दे, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े. उसको वो समझता है कि अगर वो खुद तैयार कर सकता है. सो मेरा टोटल जो सारा टीचिंग का मॉडस ऑपरेंडी है वो सारा सब्जेक्ट कोचिंग पे है. मैं और मेरे अंडर बाकी जितने टीचर्स हैं, हम कोई लमसम फीस लेके स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते. हर क्लास का हर टीचर, कोई भी टीचर जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, उनका जब भी सेशन अनाउंस होता है तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है, वाहिद खान इनका नाम है. आप इनका नंबर सेव कर लें अपने पास और इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दें ताकि ये आपका नंबर सेव कर लें. तो इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे टीचर की एडवर्टाइजमेंट लग जाती है कि लेट्स से कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, IR है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट है, तो जी फलाने दिन से फलाने टाइम पे उसकी क्लास है. पहली 1-2 क्लासेस फ्री होती हैं ओरिएंटेशन में. मेरी क्लासेस में क्योंकि रश ज्यादा होता है तो मैं और फ्री क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं. बाकी सारे टीचर्स वो फ्री, पहली 1-2 क्लासेस फ्री. उसके बाद आप डिसाइड कर लें एज अ स्टूडेंट के आपको टीचर समझ आती है, फिर फी पे कर दें. तो हम वो नहीं करते कि भाई ठीक है आप इतने पैसे पहले दें फिर बाद में दें. तो टोटल एक स्टूडेंट फ्रेंडली जो है वो सिनेरियो. हाँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा रश ज्यादा होता है मेरे सब्जेक्ट्स में, तो उसमें कोशिश हम करते हैं कि फ्री क्लास ना हो, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है. नेवरदलेस, और मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है,
तो मैं कंपल्सरी में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल्स में मैं आईआर पढ़ाता हूँ, यूएसए और यूरोपियन पढ़ाता हूँ। मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है जब स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर मैं यूएसए रखूं या यूरोपियन रखूं, तो मेरा उसे एक ही जवाब होता है कि जी मैं तो दोनों पढ़ा रहा हूँ, आप बेटा एक एक दो दो क्लासेस लेके देख लें जिसमें आपको कंफर्ट जोन आपकी रहती है बेहतर। लेकिन मेरी पर्सनल हमेशा से, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ 2015 से, 2016 में पहले पेपर हुए थे इस नए सिलेबस के साथ, तो मेरी उस वक्त से लेके आज तक आईआर वालों के लिए भी और पोल साइंस वालों के लिए रिकमेंडेशन यही रही है कि वो यूरोपियन रखें, क्योंकि यूरोपियन वो रिच आपका बैकग्राउंड डेवलप करती है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और आईआर ओवरऑल सिलेबस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स जाहिर अपनी भी मर्जी करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यूएस का छोटा सिलेबस है तो यूएस की तरफ ही भागते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये होती है। इन एडिशन टू दिस मैं स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए साल में 1-2 सेशंस ऐसे भी रखता हूं जिससे स्टूडेंट्स की मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करता हूं। इनकी जो मुझे जानते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको तो अंदाजा होगा कि ये मैं कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट्स की कैसे करता हूँ। एक सेशन जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की, किसी भी सीएसएस के स्टूडेंट की बेसिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बेसिक्स बिल्कुल, लॉ, फिलोसफी, ये बेसिक्स किसी भी सीएसएस या किसी भी पीएमएस स्टूडेंट के लिए इनको वो पढ़ भी सकता है। इन तमाम एरिया से रिलेटेड आपको ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन मिल जाती हैं, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। आपको इनसे रिलेटेड इंसाइक्लोपीडियाज मिल जाते हैं एब्रिज्ड फॉर्म में। बेसिक टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी, टेक्स्ट बुक ऑफ मैग्रा हिल की, ऑक्सफोर्ड की, स्टूडेंट खुद भी पढ़ सकता है। लेकिन मैं साल में एक सेशन ऐसा बेसिक्स का भी रखता हूं ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि रीडर नहीं है, हर स्टूडेंट ज़ाहिर रीडर भी नहीं होता, तो उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बना सकूं। और दूसरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैं काम करता हूँ स्टूडेंट्स का, जिस तरह अभी के एसेस भी जो आए हैं उसमें जो है वो काफी हद तक स्टूडेंट्स को इस चीज का फायदा हुआ कि एसेस का कंटेंट मैं अपने स्टूडेंट्स का डेवलप करवाता हूँ। किसी भी कुछ सिलेक्टेड थीम्स मैं बना लेता हूँ। पिछले साल तक मैं 16 करवाता था, अब इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं 25 तक, अप टू 25 थीम्स उन पे मैं अपने स्टूडेंट्स के का कंटेंट डेवलप करवाता हूँ। तो ये मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं जिनमें मैं मैनूवर करता हूँ, और अलॉन्ग विद बाकी 22-23 टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चला रहे होते हैं। सो हमारा जो ये टीचिंग मॉडल है, ये पूरे का पूरा ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मॉडल है। Very rare you would find any CSP in my panel, very rare। हाँ, वो CSP जो मुझे लगता है कि वो उस्ताद अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, तो मैं उसे अपनी टीम का हिस्सा वेलकम करता हूं उसको। लेकिन 90% जो मेरे साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर कोई अपना अपना पढ़ा रहा है, हर कोई अपना अपना पढ़ा रहा है। मेरा सिंपल फिलॉसफी है कि अगर कोई टीचर, आप उससे 2 क्लासेस 3 क्लासेस फ्री क्लासेस हैं उसकी, किसी भी सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट को ना जी, एक क्लास आधे घंटे के लेक्चर से पता लग जाता है कि ये टीचर काम का है या नहीं है। बिलीव मी, आप में से कुछ अगर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं तो वो तो इसको फौरन समझ जाएंगे बात, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, बिलीव मी
आप किसी भी टीचर की क्लास का पहला आधा घंटा 40 मिनट अटेंड कर लें, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, आपको खुद वाजे हो जाएगा कि इस टीचर से मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो 2 क्लासेस फ्री, उसके बाद अगर आपका दिल मानता है उससे पढ़ लें। और अगर वो टीचर, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करता किसी भी टीचर के मामलात में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हर टीचर ने अपना इंडिपेंडेंट पढ़ाना है, तो अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो कल को स्टूडेंट नहीं आएँगे उसके पास, सिंपल, खत्म हो जाएगा वो। तो मैं मैक्सिमम लिबर्टी तमाम टीचर्स को जो वो होती है कि वो जितनी मर्ज़ी देर में अपना सिलेबस डिटेल में जो है वो करवाएँ। आपने सीएसएस 2023 के पेपर देख लिए होंगे जी। सबसे पहला बड़ा झटका तो एसेज़ में लगा। क्यों लगा? इसलिए लगा। अच्छा, 4 तो इसमें ऐसे एसेज़ हैं, जो सीधे-सीधे वो प्रोवर्बियल एसेज़ हैं, या जिनको फिर आप कहते हैं लिटरेरी एसेज़। प्रोवर्ब उठा के उन्होंने आपको 4 दे दिए वहाँ पे। प्रोवर्बियल एसेज़, लिटरेरी एसेज़, वो 4 तो उन्होंने वहाँ पे सीधे-सीधे ये दे दिए। तो झटका क्यों लगा? झटका इसलिए लगा क्योंकि अगर तो सीएसएस की पहली और दूसरी अटेम्प्ट दे चुके हैं, और अगर नहीं भी दी, तो आप किसी भी इंग्लिश एसे पढ़ाने वाले टीचर के पास जाके बैठेंगे, पढ़ेंगे, वो आपको करवा क्या रहा होगा? वो आपको कह रहा होगा, बेटा डेमोक्रेसी पे एसे लिख के ले आएँ, एनर्जी क्राइसिस पे एसे लिख के ले आएँ, गुड गवर्नेंस पे एसे लिख के ले आएँ, जेंडर पे, फेमिनिज्म के किसी ना किसी आइडिया पे एसे लिख के ले आएँ, पैराग्राफ लिख के ले आएँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएगा। यहाँ से तो वो भगाते हैं आपको, नहीं, नहीं, नहीं बेटा ये नहीं करने आपने। कोई फिलोसॉफिकल एसे हो, नहीं, नहीं बेटा ये नहीं करने आपने, बिल्कुल नहीं करने। तो ज़्यादातर, मैं तमाम इंग्लिश ऐसे पढ़ाने वाले उस्तादों की बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो तो पेपर में आपके 70-80% आपके चांस वैसे खत्म कर देता है। जब आपको कहता है नहीं, 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 कोई प्रोवर्बियल लिटरेरी ऐसे बेटा आपके बस की बात नहीं है, फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं, नहीं, नहीं बेटा आपने नहीं करने, इस तरफ जाना ही नहीं है आपने। वो तो सीधा-सीधा आपको वो एसेस करवा रहा होता है जिनमें आपने कॉजेज़ बतानी है, इम्प्लीकेशंस बतानी है, रेमेडीज़ देनी है। सही है जी? ज़्यादातर इस तरह की। बहुत कम इंग्लिश एसे के उस्ताद जो आपको कहते हैं अच्छा चलो यार आर्गुमेंटेटिव एसे कर लो। सॉरी, बहुत कम, वरना ज़्यादातर आपको इसी मॉडल में रखते हैं। करंट अफेयर टाइप के, हालात हाज़िरा के, इस तरह के जी एसेस बेटा कर लो बस। बहुत कम आपको आर्गुमेंटेटिव में रखते हैं, और लिटरेरी, प्रोवर्बियल या फिलोसॉफिकल की तरफ तो जाते ही नहीं। तो इस एसे में उसने यही किया आपके साथ। और अगर आपको उसने कोई मोस्ट रीसेंट करंट इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई चीज दे भी दी, तो उसने ऐसी चीज पूछ दी कि जो नॉर्मली एसएस के टीचर्स या इवन स्टूडेंट्स उसको अ, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि वो ऐसी चीज भी पूछ ले। हाँ, एक आधा बीच में आसान उसने टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट दे दिया, लेकिन येट अगेन उसको हैंडल करना भी हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी। बस जिसने टेक्नोलॉजी देखा उसने शुरू हो। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड स्टूडेंट्स कि अपनी इमेजिनेशन प्लस अपनी रीडिंग कैपेसिटी इसको बनाएं। फिलोसॉफिकल या लिटरेरी ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ी कोई बला चीज नहीं है। लिख सकते हैं आप, बस आपकी इमेजिनेशन और आपकी रीडिंग हैबिट हो।
अगर आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं है कि आप उसको कहां तक, उस थीम को कहां तक वुसअत दे सकते हैं। आपको कोई एक टॉपिक है, वो आपके सामने आया, आपको फौरन टॉपिक पर आपने उसको रीड किया, आपने कहा वाह स्ट्राइक कर गया, हाँ जी यही बात, तो वो तो बात तो आ गई ज़हन में। लेकिन आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन, आप उसको कितना वसी करेंगे, कितना वुसअत देंगे, उसको कितना एक्सपैंड करेंगे। पावर ऑफ इमेजिनेशन, और पावर ऑफ इमेजिनेशन रीडिंग के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये दो काम हुए हैं बेसिकली इस एसए के पेपर में। एक काम ये हुआ कि इंग्लिश एसए के टीचर्स जो आपको टेक्निकली 60-70% जो आप सिलेबस ऑफ ऐसे कह लेना जी, जो टाइप्स ऑफ ऐसे जो कह लें, तो 60-70% की तरफ तो लेके नहीं जाते। वो आपको सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजों को लेके चल रहे होते हैं बस, लार्जली। बहुत रेयर कोई आर्गुमेंटेटिव में ले जाएगा, फिलोसॉफिकल प्रोवर्बियल लिटरेरी में तो कोई भी नहीं लेके जाएगा। तो वो तो वैसे ही आपका जो है वो 30% एक सॉर्ट ऑफ सिलेबस आप कह लें, ऐसे का वैसे कोई सिलेबस तो नहीं होता, लेकिन टाइप्स ऑफ एसेज में अगर हम चीजों को देखें तो वो तो 25-30% ही में आपको घुमा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स के साथ फिर बात करनी पड़ती। और फिर एक तरफ तो इन टीचर्स का और इन एकेडमीज के मामलात, ये इशू क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, जल्दी चीजें जी खत्म करें, अगला सेशन शुरू करना है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स बजाते खुद नहीं पढ़ता, स्टूडेंट नहीं पढ़ता, वो इसको एक मैट्रिक एफए का पेपर समझ के जा रहा होता है कि जो गाइडों ने बता दिया है, जो टीचर ने बता दिया है, बस हो गया, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। जितना स्टूडेंट उसकी रीडिंग होगी उतना उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन बनती जाएगी। अब ये सवाल फिर स्टूडेंट्स क्या आता है जी, रीडिंग क्या करें, क्या करें रीडिंग। मेरे दो जवाब होते हैं इसमें। एक तो भाई न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर पढ़ते जाएं, डेली की एक रूटीन बना लें। काम की चीज है नहीं है, आर्टिकल ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। आपको महसूस भी नहीं हो रहा होता और आपकी कैपेसिटी बन रही होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़े ज्याले से स्टूडेंट्स होते हैं, पहले दिन से उनको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ता है सीएसएस का, जिस तरह बस इधर उन्होंने इरादा फरमाया सीएसएस का और इधर एफपीएससी का चेयरमैन टॉपर का बैज लेके खड़ा है कि बस मेरा टॉपर आएगा और यही है मेरा टॉपर। तो ऐसे स्टूडेंट्स वो पहले दिन से ही बड़ा इम्प्रेसिव उनकी जनाब चाल ढाल, और वो पहले दिन से अभी पेपर भी नहीं दिए होते, तो बस वो अपने आप को सीएसपी समझना शुरू कर देते हैं। तो उनका फिर ये होता है कि जी हमारा इंटरेस्ट जो है वो हम शुरू कहाँ से करने की, हमें अपना जो है वो इंटरेस्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा। ये उनके जरा जरा टेक्निकल सवाल होते हैं, थोड़े से होते तो बेवकूफ बचकाना से सवाल है। क्या आप हो, मुझे क्या पता आपको आलू गोश्त पसंद है या दाल चावल पसंद है, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे खाना खाना है सर मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता सर कि मैं क्या खाऊं, मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं पता सर मैं क्या खाऊं। रीडिंग भी ऐसे ही है कि आप किसी से पूछो ना कि यार मुझे समझ नहीं आती मेरा इंटरेस्ट क्या, मैं क्या पढूं। ये ऐसे ही है कि आप किसी से पूछे कि यार मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि दाल चावल भी बने हुए हैं, आलू गोश्त भी बना हुआ है, सब्जी भी बनी हुई है, तो मैं क्या खाऊं, आप मुझे बताइए मैं क्या खाऊं। ये ऐसा ही बेवकूफ सवाल है। तो ऐसे बेवकूफों के लिए मेरे पास जवाब होता है कि किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में चले जाएं, किसी भी बड़े बुक शॉप चले जाएं, आपके कदम आपको खुद आपके इंटरेस्ट के सेक्शन की तरफ ले जाते हैं, अगर आपको नहीं पता। वैसे होता ये इंतहाई बेवकूफ बात है करना कि आप कहें कि रीडिंग में जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या शौक से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ।
मैं 40 साल का हो गया हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। आज भी जब मैं अखबार खोलता हूँ ना, आज भी शुरू से आदत बनी हुई, मैं एज अ टीचर आज भी सबसे पहले अंग्रेजी अखबार जब खोलता हूँ ना, तो मैं स्पोर्ट्स वाले पेज पे सबसे पहले मेरी नजर पड़ती है। फिर वो जो गेम्स नहीं दी होती उन्होंने छोटी छोटी, उस पेज पे मेरी नजर पड़ती है। फिर उसके बाद मैं बाकी चीजों की तरफ जाता हूँ आज भी। सो ये इंतहाई बचकाना बात है। मैं अगर किसी बड़े बुक शॉप में जाऊंगा तो मेरी ये तमाम एरियाज, इनको अगर मैं एक हेडर में कहूं तो मेरे तमाम एरियाज हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की डोमेन में। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि कोई हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से रिलेटेड किताबें। अब उनमें कुछ फिलोसॉफिकल भी हो सकती हैं, यानी थ्योरेटिकल हो सकती हैं, कुछ कंटेम्पररी फ्रेमवर्क में भी हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा एक ब्रॉडर एरिया हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स है, तो मैं उसी सेक्शन में जाऊंगा, मैं कहीं और तो नहीं जाऊंगा। सो एक तो ये चीज पहले कि खुदारा एफपीएससी आपको फेल करने के लिए वहां नहीं बैठी कोई गैर साजिश बना के कि ओहो अच्छा ये स्टूडेंट है, ये तो अगर ब्यूरोक्रेट बन गया, ये तो जनाब बहुत निजाम ठीक कर देगा, हमें तो करप्ट निजाम चाहिए, तो इसको फेल कर दो। ऐसा नहीं है। ये आप जिन उस्तादों से, जिन अकेडमियों से पढ़ रहे होते हैं, या आप खुद, कि आप अपनी रीडिंग हैबिट, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन डेवलप नहीं कर पाते, यहां प्रॉब्लम्स है। 0.001%, ये जितने आपको लगता है ना 300 400 500 बच्चा रिटर्न पास कर गया, इससे 500 से ज्यादा तो मैंने काफी अरसा हो गया नहीं सुना कि बच्चे पास हो गए, ये कम ही होते हैं। हजारों में बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, 2% 3%, इससे ज्यादा तो रिजल्ट ही नहीं होता पासिंग मार्क्स। तो बहुत कम, शायद अगर 400 पास हो रहे हैं तो इनमें से 4-5 होंगे, इनमें से जो पास हो रहे हैं, कि जिन्होंने थ्रू आउट किसी टीचर या किसी एकेडमी से ही बस गाइडेंस ली हो, उसी के नोट्स पढ़े हो और जाके पेपर दे आए हो और पास हो गए। बहुत कम। ये जो ज्यादातर पास हो रहे होते हैं ना, ये अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन और अपनी रीडिंग हैबिट भी होती है इनके साथ, ज्यादातर की। और फौरन पता लग जाता है हमारे जैसे उस्तादों को, जब ऐसे स्टूडेंट्स पास होते हैं ना जी, तो ये पास होने के बाद अगला बेवकूफाना सवाल करते हैं। यानी जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं होती, बस ठीक है तुक्का लग गया पास हो गए, तुक्का भी लग जाता है, लेकिन ये अगली स्टेज पे फंस जाते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है ऐसे स्टूडेंट्स की? ये पूछ रहे होते हैं सर हमारा इंटरेस्ट बताएं, हमारा इंटरेस्ट हमें बताएं आप, हम बताएं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज, किस पढ़ने वाली चीज को तुम अच्छी तरह पढ़ सकते हो। ये पहला बेवकूफ सवाल। सेकंड स्टेज पर ऐसे स्टूडेंट्स अगर तुक्का लग जाए पास हो जाए, तो ये अपने उस्ताद से पूछ रहे होते हैं कि सर मेरी फेवरेट बुक कौन सी रखूं सर मैं। इंतहाई बेवकूफ सवाल, कि आप सीएसएस का रिटन पास कर गई, आपने पूरा सीएसएस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने एसए के लिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हों, यानी आपने तो फिर रट्टा लगा के पास हो गए ना जी, तुक्का लग गया आपका। तो मैं जी फेवरेट बुक कौन सी रखूं, ये उस्ताद से पूछ रहे होते। ये काम नहीं होना चाहिए। आपकी पहले से एक बेस से चल रही हो ना आप, तो बस एक अटेम्प्ट की जरा तगड़ी तैयारी की जरूरत होती है, स्ट्रांग, उसके बाद बेस बनी होती है आपकी। फिर आप अपने आप को सेल्फ
रियलाइज कर रहे होते हैं कि मुझे कहाँ पर शॉर्ट कमिंग है। जाहिर है काफी चीजें ऑब्जेक्टिव वाइज भी होती है ना जी, याद करने वाली। सही है जी। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन भी होता है, सवाल तो आता है, जवाब आता है, प्रेजेंट कैसे करना अपने आप को। तो बाकी चीजें फिर ये इनको बंदा पॉलिश करता है, इन चीजों को याद करता है, चीजों को अपनी प्रेजेंटेशन के स्किल बनाता है। लेकिन पहले बेस तो बनाओ। इस CSS 2023 के एसेज ने पोल खोल के रख दिया तमाम एकेडमीज का, तमाम टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। और मैं तो पिछले 15 साल से ये जो दो बातें, ये तो मैं पिछले 15 साल से कर। हाँ, जब थोड़े से ऐसे के पेपर आसान आ जाते हैं, सीधे सीधे ग्लोबलाइजेशन पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, फेमिनिज्म पर, एजुकेशन पर, सीधे सीधे जो ऐसे बच्चे तैयार कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, वो लग जाते हैं, तो हमारी बात तो कोई सुनता नहीं कि जी क्या है, आ तो गया सीधा सीधा, जो तैयार किया था वो आ गया। ये जुमला आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैंने अपना ऐसे तैयार कर लिया। ऐसे क्या तैयार कर लिया? वहां पे, यहाँ पर याद कर लिया ना उसको, ऐसे को आपने उसको रट्टा मार लिया, याद कर लिया। 10 12 15 ऐसे आपने याद कर लिए, तैयार कर लिए। ऐसे कोई तैयार नहीं होता। ऐसे तो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी रीडिंग है, जितनी बढ़ सके। मसलन एक एग्जांपल से चले जाते हैं, वो मेरे पास इस वक्त मेरे सामने पेपर तो नहीं है, लेकिन पहला जो ऐसे है, जो ऐसे के पेपर में आया, वो गालिबन था उससे रिलेटेड के यूथ को समथिंग लाइक दैट, इस तरह करके था कि एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, सॉर्ट ऑफ इस तरह करके। तो बड़ों ने ऐसे वो जनाब करने के बाद बड़े स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि सर जी हमने इसको जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे लिख दिया, हमने सर जी ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बड़ों ने राब्ता किया। लेकिन वो सीधी सीधी प्रोवर्बियल ऐसे है, प्रोवर्ब है। अब उस प्रोवर्बियल ऐसे को, उसके पीछे जो मीनिंग छुपा हुआ है, आपने उसको पकड़ना है भाई, और उससे बात को चलानी। कंटेम्पररी फेज में, डोमेस्टिक फेज में, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं, कोई केस स्टडीज हैं, जिससे आप आगे उसको फिर इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं कि वो जो मेन आइडिया है वो आप उसी को चला रहे हैं, तो वो खालिसतन एक प्रोवर्बियल लिटरेरी एसेट। लेकिन वो स्टूडेंट्स ने कई उसी तरह लिख दिया जी, कॉजेज, इम्प्लीकेशंस। अगर हम स्टूडेंट पता नहीं क्या ऐसे क्या था, मेरे जेहन से निकल गया है उसका एग्जैक्ट जो है वो टाइटल। तो जनाब वो इस तरह तो ना करें ना। जब आप इस तरह करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, और अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये मैंने ओपन किया। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एंग्रेविंग इन स्टोन, इट्स अ प्रोवर्ब। गो जस्ट गूगल इट। और इसको जनाब हम अपने बच्चों को तालीमी निज़ाम कैसा दे रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ऐसा ना करें। इस दफा उसने बहुत ज्यादा प्रोवर्बियल लिटरेरी ऐसे बीच में डाल दी। गो एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ जो लास्ट स्टेटमेंट है। क्या है लास्ट स्टेटमेंट? बॉयज विल बी बॉयज। इसका तो हमने मजाक बना लिया ना, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी कितनी है। यहाँ तो अगर हम प्रोवर्ब अगर कोई याद करते हैं, उनको रट्टे मार रहे होते हैं ना जी, उनका एसेंस और उनको जनरलाइज करना, वो आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन का है। अच्छा, अब ये है क्या? ओके ठीक है, रीडिंग की तो बात समझ आती है कि जी ठीक है रीडिंग कर,
जो स्टूडेंट रीडिंग कर रहे होते हैं उनका एक बड़ा इशू आ रहा होता है, वो कहते हैं जी हमें चीजें याद नहीं रहती, हम जो चीज पढ़ ली, किताब पढ़ ली, आर्टिकल पढ़ लिया, हमें याद नहीं रहता। मैं नहीं मानता इस चीज को। चीजें याद करने के लिए तो भाई ऑब्जेक्टिव होते हैं, याद करने के लिए फार्मूला होती है, सही है, ये होते हैं याद करने वाली चीजें। 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त क्या हुआ, 11 अगस्त ये हुआ, 11 अगस्त किसने पहली सदारत की, फलाने ने सदारत की, जिन्ना साहब ने स्पीच जो है वो की, वही झंडा पाकिस्तान का किसने बनाया, ये चीजें याद करने वाली होती हैं। और रीडिंग, आप 10 15 20 पेजेस पढ़ रहे हैं, आपने याद करना उनको, ये याद करने के लिए नहीं होती, एब्जॉर्ब करने के लिए होती। और ये एक दिन में कैपेसिटी नहीं बनती चीजों को एब्जॉर्ब करने की। जो भी आप कुछ रीड कर रहे हैं वो एक दिन में आप कहेंगे जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं, ये एक हैबिट की तरह चलती है, आपको इसको हैबिट बनानी पड़ती है। ये ज़हन में रखिएगा कि जो आपने पढ़ा आप कहें जी फुल पटा फुल, मुझे मैं कैपिटलाइज कर जाऊं उसको, मैं पूरा याद कर लूं, ऐसा नहीं होता। स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप एक रीडिंग पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ है, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, लेट्स से ये पैराग्राफ है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिबेट पे, सपोज आप इसको पढ़ रहे हैं, या ये पैराग्राफ है रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी की डिबेट पे, आप पढ़ रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जहां मजा आता है फिर रीडिंग का, वो स्टेज खुदारा डेवलप कर लें जितनी जल्दी कर सकते हैं। और वो मजा कैसे आता है कि जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप उसको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ को रिलेट कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, तब मजा आता है, तब चीजें याद वाले स्टेज में नहीं रहती हैं, तब खुद ब खुद चीजें अब्सॉर्ब होने लग जाती हैं, फिर रेफरेंस याद रहना शुरू हो जाते हैं कि आपने तो चीज ये पढ़ी हुई थी लेकिन फलाने ऑथर ने, उसने तो जनाब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का कंपैरिजन बना दिया, मैंने तो जो चीजें पढ़ी हुई थी उसके मुताबिक किसी भी रिपब्लिक में, रिपब्लिक का मतलब ही जमहूर है, तो जी रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी होती है, ओहो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट भी होती हैं, ये तो मुझे इस पैराग्राफ के जरिए पता लगा, किसने कहा, फलाने ने कहा, ओ अच्छा अच्छा, याद होना शुरू हो जाती हैं चीजें। फिर उस स्टेज पे जहां आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो यानी वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, उस एब्जॉर्बिंग को मैं यानी याद के लेवल पे बात करूंगा। तो ये रट्टे मारना और चीजें याद रखना, ये खालिस्तन बात हो रही है हमारी एसए के पेपर की, ये याद रहे। मैं 2016 में प्रोफेसर दिलशाद साहब थे पेशावर से, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अंग्रेजी के बहुत बड़े उस्ताद थे, खास तौर पर इंग्लिश एसे की चेकिंग में मरहूम जो है वो बहुत बड़े उस्ताद थे, प्रोफेसर दिलशाद पेशावर से। तो 2016 में उनके साथ मैं बैठा था, बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती है। उनका उस वक्त ये राय थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी, चाहे वो पीएमएस है चाहे सीएसएस है, जो सबसे बड़ा स्क्रूटनी का क्राइटेरिया है वो इंग्लिश एसे, हर दौर में रहा, हर दौर में रहेगा। तो खुदारा इंग्लिश एसे के लिए आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो 100% उस एकेडमी या उस टीचर पे डिपेंडेंट ना रहें कि बस आपने उससे पढ़ लिया आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, वो ऐसे का तो कोई कोर्स ही नहीं होता भाई। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने उसको 4 8 10 ऐसे चेक करवा दिए,
उसने आपकी चेकिंग में रेड मार्कर से, रेड बॉल पॉइंट से लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, उसने आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक कर दिया, आपने कहा वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। आपकी इमेजिनेशन कहाँ गई? अब ये इमेजिनेशन बार बार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल भी दे लेते हैं। लेट्स से if I ask you to write on blue, क्या आता है ज़हन में? ब्लू? ब्लू तो कलर है। हाँ यार, सी का कलर भी, स्काई भी, और कहाँ जाऊं मैं? ब्लू। अच्छा, एक स्टेज पे आएंगे, कहेंगे ओहो, ये म्यूजिक की एक जनरी भी है जिसको जनरल कहते हैं, म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ब्लू। अच्छा अच्छा, ब्लू। अच्छा, ये सैडनेस को भी, सैडनेस भी ब्लू। व्हाई आर यू फीलिंग सो ब्लू? कुछ स्टेज पे भी आएंगे, ब्लू का मीनिंग बनाएंगे, लिखेंगे इस पे कि ये भी होता है जी ब्लू, ये भी होता है ब्लू। ठीक है जी। फिर कुछ आएंगे, ओहो, ये जो हमारी सोशल नेटवर्किंग की साइट्स है ना, एसएनएस, ये जी ट्विटर, ये जी फेसबुक, ये तमाम, और इस जैसे और भी, ये तमाम भी ब्लू कलर ही इस्तेमाल करते हैं जी। ब्लू कलर इज द कलर ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्ट करने का भी सिंबल है जी। ओहो, देखा ना, पावर ऑफ इमेजिनेशन। आगे बढ़ते थे, शुरू में तो क्या लग रहा था, सिर्फ कलर है, सी है, स्काई है, पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ती जा रही है। इससे भी आगे क्या बढ़ेगी? ब्लू, इट्स अ कलर ऑफ पीस है। वो तो व्हाइट को कहते हैं, ये कैसे है? भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पीस कीपिंग फोर्सेस, उनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। यूएन की पीस कीपिंग मिशंस, ब्लू ब्लू हेलमेट कहते हैं उनको। ओहो, और आगे चीज चलेगी, ये है। तो मुझे ये कोई वही तो नहीं हुई ना, ये जो मैंने लिखा है, मेरी रीडिंग हैबिट बनती गई, बनती गई, बनती गई। मैं चीजों को कोरिलेट करता गया, मैं ब्लू पे क्या क्या लिख सकता हूँ। पहले मैं यहां तक फंसा हुआ था कि मैं क्या लिख लूंगा जी, अब मैं लिख सकता हूँ। अब चलाऊं जरा मैं इसको। अब मैं ब्लू को कैरेक्टरिस्टिकली भी लिख सकता हूँ, ब्लू को सिंबॉलिकली भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी। ब्लू एज अ सोशल फिनोमेना भी लिख सकता हूँ, और ब्लू एज अ सिंबल ऑफ पीस भी लिख सकता हूँ। अब मैं फैलाता जाऊंगा। ये है मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन। पढ़ के आई ना पढ़ा होता चीजों को, मैं यहां तक फंसा रहता। तो खुदारा अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन बनाए। एक तरफ तो ये बात, दूसरी बात, यानी एक तरफ तो सिंपल सी बात है मेरी कि भाई एज अ स्टूडेंट, आपकी इमेजिनेशन प्लस आपकी रीडिंग, भाई कोई टीचर, कोई एकेडमी आपको सीएसएस नहीं करवा सकती, गाइड कर सकते हैं बस। एक तो ये। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं ना जी कि ये आपके एक आधा ऐसे का तुक्का लग जाता है, बाजू का तो दो दो तीन तीन लग जाते हैं। फिर हर साल करंट अफेयर, पाक अफेयर, आई आर, ज्यादातर तुक्के मेरे लग जाते हैं, जो मैं तैयार करवाता हूँ वो लग जाते हैं। ये कैसे लग जाते हैं? मुझे कोई वही तो नहीं आती, मेरा कोई एफपीएससी में सोर्स तो नहीं बैठा हुआ। ये काम आप भी कर सकते हैं। कैसे? मैं पूरे 2022 में अपने स्टूडेंट्स को ये कहता रहा कि स्पेसिफिक टॉपिक्स तैयार करो। अब ऐसा नहीं आएगा कि वो आपसे एक ही सवाल में पूछ ले, कॉजेज बताओ, रेमेडीज बताओ, तो जवाब हो गया। स्पेसिफिक टॉपिक्स करो। क्यों कहता रहा मैं ये ऐसा? इवन एसेज की जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जिन एरियाज में उनका कंटेंट डेवलप करवाया,
वो ऐसे डेवलप ऐसे एरियाज में करवाया जो भले हटके थे। मैंने कोई क्लाइमेट का नहीं करवाया, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं करवाया। तुम क्यों मैं ये हटके करवाता? रीजन सो कि 2022 में जितने भी पीएमएस के एग्जाम्स, जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं एफपीएससी के, इनमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में करंट अफेयर और एसए का पोर्शन होता है ना, मुख्तलिफ पोस्ट 17-18 ग्रेड की पोस्ट के मुख्तलिफ पेपर्स। तो आप इनके क्वेश्चंस या इनकी एसए की स्टेटमेंट्स तो जाके देखें 2022 में पूछे जाने वाली। आपको सीएसएस 2023 के एसए के पेपर में कोई तब्दीली नजर नहीं है। आपको रेप्लिका नजर आएगा कि ओहो ये तो पैटर्न पहले से चल रहा था। पूरे 2022 में ये पैटर्न चल रहा था, जिसकी पीक है 2023 का पेपर। तो आप इन पैटर्न्स को देख रहे होते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कमीशन में कैसे एग्जामिनर्स को लिया गया। अच्छा आपको एक बात बताऊं, यूएसए का पेपर, ओ जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ओ जी ये हो गया वो। 2022 में गिलगित बल्तिस्तान की पीएमएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन उनका जो है, वहां पे पीएमएस जीबी के, उसका जरा यूएसए का पेपर देख लें, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, मेरे पे ना यकीन करें, आपको देख लें इस पेपर की आउटलुक और 2023 के पेपर की आउटलुक आपको सिमिलर मिलेगी, बिल्कुल सिमिलर। तो आपको अंदाजा होगा ओहो अच्छा 22 में ये हो रहा था। हमारे यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा होता। भाई आप मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, जिस कमीशन का पेपर दे रहे हैं उस कमीशन का उस गिवन ईयर में क्या माइंडसेट चल रहा है उसको तो देखिए। स्टूडेंट देखता नहीं इन चीजों को। मैं तो रिपीटेडली पूरे 2022 में अपने स्टूडेंट्स को ये बताता रहा हूं, रिपीटेडली बताता रहा हूं कि भाई ये ट्रेंड चल रहे हैं, इनके मुताबिक तैयारी करो, ये ट्रेंड चल रही है, इनके मुताबिक तैयारी करो। हमारे यहाँ ट्रेंड का क्या मतलब ले लेते हैं, स्कोर, कौन सा सब्जेक्ट स्कोर दे रहा है। भाई ये बात की बात है, पहले जिस तरह के पेपर आ रहे हैं उनको तो देखो। ऐसे क्राइटेरिया, कोई दुनिया की ताकत आपके बिहाफ पे आपका ऐसे पास नहीं करवा सकती, ये आपने खुद करना। और उसकी पहली स्टेज है आपकी रीडिंग, आपकी इमेजिनेशन, और क्या ट्रेंड चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेज, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, उनको सामने रखते हो। आप पढ़ो ना जाके उन्हीं उस्तादों से, उन्हीं एकेडमीज में जो क्लास में बस ठीक है सीधा सीधा एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स और ये और वो, सिंगल नेशनल करिकुलम और जो हॉट टॉपिक्स, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, कुछ नहीं पूछा उसने, धज्जियां उड़ा के रख दी स्टूडेंट से ज्यादा इंग्लिश ऐसे के टीचर्स की। इन 10 स्टेटमेंट्स में से, इनको गूगल कर लें आप, इनमें से 4-5 जो हैं वो प्रोवर्ब्स हैं, यानी वो तो मनोवन हो गए लिटरेरी ऐसे, कोई शक की गुंजाइश की बात ही कोई। उन्होंने कहा सर जाके सर ये लिटरेरी ऐसे हैं तो इनको कैसे करना। उन्होंने बेटा इसमें ना जाएं, आपको देखें ऑनलाइन लर्निंग वाला भी तो ऐसे आया हुआ था, टेक्नोलॉजी वाला भी तो आया हुआ था, तो इस तरह के एसेज ना करें आप जो है वो उन्हीं एसेज की तरफ जाएं। भाई क्यों जाएं भाई, आप जो है वो आप कम से कम अपने स्टूडेंट्स को बैठाएं तो सही। सही है। आपको एक फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाता है, प्लेयर ऑफ हैप्पीनेस, प्लेयर ऑफ हंटिंग, पास्ट पेपर में प्लेयर ऑफ रीडिंग सपोज। तो ये इंग्लिश के टीचर का काम है बताए भाई ये फिलोसॉफिकल ऐसे इसको कैसे करना।
When life throws lemon, make a lemonade. लिटरेरी प्रोवर्बियल ऐसे जी, कैसे इसको टेक्स्ट में डेवलप करना, करवाते नहीं है। ये आपको खुद देखने पड़ेंगे, आपको इनका कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। इनके अंदर लिखना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आज की बातें करनी है आपने, कोई आसमानों से उतर के बातें नहीं आनी। तो मेरी ये इंतहाई, हर साल मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, मेरी बहुत मुदबाना गुजारिश है एक दफा फिर, कि बजाय सिलेबस को आंखें बंद करके शुरू करने, मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, खुदारा जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं बेटा उसका पहले पास्ट पेपर देख लें। खुदारा सबसे पहले अपनी बेसिक्स बनाएं, बेसिक्स बहुत जरूरी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लॉज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, बेसिक्स। 90% आपका सीएसएस सोशल साइंसेज से है, 90%। तो आपकी ये बेसिक्स बहुत, इनकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना मार खाते जाएंगे। आप बस टॉपिक्स याद करते जाएंगे, इसको मैट्रिक एफए का पेपर ना बनाएं। ये खास तौर पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे जाते हैं ना, उनको हमारी ये बातें याद आ रही होती हैं। जो फ्रेश होते हैं वो कहते हैं पता नहीं क्या बातें कर रहा, फजूल बातें कर रहा है। सीधा सीधा सिलेबस करो, रिकमेंडेड किताबें दी हुई हैं उनको देखो, सिलेबस करो, अल्लाह ला खैरी से। रिकमेंडेड किताबें भी कौन पढ़ता है, नोट्स पढ़ो और अल्लाह ला खैरी से। नोट्स, आधे व्हाट्सएप मैसेज तो रोज हमें यही आ रहे होते हैं जब मेरा सेशन कोई भी शुरू कर रहा होता हूँ कि जी फलाने दिन से मेरा सेशन शुरू हो रहा है। तो आधे व्हाट्सएप मैसेज एक दिन पहले क्या आ रहे होते हैं, सर विल यू प्रोवाइड नोट्स। आधे से ज्यादा मैसेज तो ये होते हैं। और मैं सोच रहा था यार ये क्या क्या कौम है यार, ये जिस इम्तिहान को देने जा रहे हो ना, उस इम्तिहान की तो कम से कम रिस्पेक्ट कर लो। ये मैट्रिक एफए नहीं है। और बिलीव मी, अगर अपनी बेसिक्स ठीक करके और अपनी रीडिंग पे फोकस करोगे, ये सिलेबस कंप्लीट करना तो मसला ही कोई नहीं है। हम उसको सिलेबस बना के ना, वही मैट्रिक एफए की तरह गाइडें, नोट्स, या इवन किसी लेक्चर के टीचर के पॉइंट्स लिख के हम कहते हैं ओके हो गया। ऐसे नहीं होता। इस दफा के इम्तिहानों ने क्लियर कर दिया, और अच्छा खासा क्लियर कर दिया। कहाँ है वो लोग जो कहते थे करंट अफेयर्स में हिस्ट्री नहीं लिखनी, करंट अफेयर्स के पेपर में हिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं। कहाँ वो लोग, क्यों जी? पहला सवाल देखा, डिस्कस द हिस्टोरिक पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशंस बियॉन्ड सोशल एंड इकोनॉमिक रीम। सोशल और इकोनॉमिक रीम में क्या हो रहा है क्या ताबून चल रहा है, इसको छोड़ो। हिस्टोरिक पाकिस्तान टर्की बायलैटरल रिलेशंस, तो जिसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, बेसिक्स होंगी, वही थोड़ा बहुत लिख सकेगा ना, वरना तो नहीं लिखा जाएगा इस सवाल का जवाब।
मिडिल ईस्ट, जिसको उसने वर्ड दे दिया ना यहाँ पे, अरेबियन पेनिनसुला, उस मिडिल ईस्ट में हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में टर्क्स का क्या कंट्रोल था और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लोग कैसे एफिलिएटेड थे। कहाँ गए वो लोग? हिस्ट्री नहीं लिखनी, उन्हें सवाल उठा के दे दिया पकड़ के। जिसकी बेसिक्स होंगी, जिसने एक ब्रॉड वर्ल्ड हिस्ट्री का व्यू देखा होगा, उसको वो तो निकाल लेगा सवाल, बाकी क्या करेंगे? क्यों जी? कहाँ वो लोग जो कहते बस ठीक है सीपैक कर लो, ओके आ गया सवाल, बीआरआई कर लो, ओके कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, अलग-अलग टॉपिक्स कर लो, अलग-अलग टॉपिक्स। हम जब कहते थे कि इसके पीछे जो छुपे हुए आइडियाज हैं, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, आइडियाज ऑफ ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, उनको समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट नहीं समझता था, मतलब ठीक है मेरा टॉपिक हो गया। हम भी टॉपिक्स करवाते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन साथ हम ये भी आइडियाज अपने स्टूडेंट्स के माइंड में डालने की कोशिश करते हैं कि भाई असल पीछे कहानी यहाँ पे है। कहाँ है जी जो कहते थे बस ठीक है जी इंडो पैसिफिक कर लो, इंडो पैसिफिक कर लो, बस इंडो पैसिफिक, यूएस और चाइना की राइवलरी, यूएस और चाइना की राइवलरी, बस उसको देख लो जी, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लो, वो कैसे उसने इन तमाम को और इसको मिला के आपको एक ग्रैंड ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में आपसे आर्गुमेंट्स तलब कर ली। तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो उस्ताद ने करा दिया या जो अकेडमियों ने करा दिया उस पर रहने, नहीं, बेस बनाए अपनी, कॉन्टेक्स्ट बनाए अपना, तनाजुर बनाए अपना। उसके बगैर नहीं आगे आप चल सकेंगे। हर पेपर में ऐसे किया। कितने टीचर पाक अफेयर्स में आपको जिना पर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन तैयार करवाते हैं, इन्फर करना पड़ता है। जिसकी फ्रीडम मूवमेंट की अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी, जिसने एटलीस्ट कम से कम एक के अजीज की किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान उसको पढ़ा होगा कम से कम, उसके लिए सवाल का जवाब निकालना कोई मसला। लेकिन जिसने सीधा सीधा पढ़ा होता शिमला लादा कर लो, लखनऊ के रट्टे लादा मार लो, लाहौर रेजोल्यूशन के रट्टे लादा मार लो, फलाने के लादा मार लो, फलाने के लादा रट्टे मार लो जी हो गया, वो तो वहां फंस गए ना जी। मैं अपने लेक्चर्स में रिपीटेडली स्टूडेंट्स को साथ कहता हूं कि ये किताब है, फलानी किताब है, ये फलानी किताब है, यार मेरे लेक्चर के साथ इस किताब को जरूर देख लो। चलो इसी नीयत से देख लो कि यार जो भट्ट साहब ने क्लास में बताया ना हमने गलत साबित करना, तो पढ़ के देखते हैं कि हम कैसे इस भट्ट साहब को गलत साबित कर देंगे। तो उसी नीयत से पढ़ लो कि यार टीचर को गलत साबित करना अगली क्लास में, लेकिन पढ़ो इसको। खुदारा मैट्रिक एफए का पेपर ना समझो, इस पेपर की रिस्पेक्ट करो। पहली स्टेज ही रिस्पेक्ट है। गिव रिस्पेक्ट टू एफपीएससी, गिव रिस्पेक्ट टू दिस होल मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन। रट्टे मार के तुक्का लग के पास पहुंचोगे ना, तो पास होने के बाद फिर हमारे से पूछ रहे होगे कि सर फेवरेट किताब तो बता दें। अच्छा कुछ शहजादे और भी हैं जो कहते हैं सर फेवरेट पर्सनैलिटी, सर पर्सनैलिटी कौन सी फेवरेट रखे सर हम? और इतने इतने वीक होते हैं कि बता भी रहे होते हैं सर मैंने ना अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी ना सर ओबामा रखी, लेकिन सर वो मुझे ये तो नहीं पूछ सकता कि ओबामा का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। फिर मैं क्या जवाब दूं? भाई तेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है,
को प्रॉफिट तो नहीं है ओबामा कि जनाब सिनलेस होगा। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है ना, तो उसमें कोई ना कोई इशू भी होगा। उस फेवरेट पर्सनैलिटी की कोई अच्छी साइड भी होगी, बुरी डार्क साइड भी होगी। आपने उसको डिफेंड करना। सही है जी। मसलन कोई कहता है मुझे रास्पुटीन पसंद है, तो भाई पसंद है उसको, वो डिफेंड कर सकता है, उसने उसको पढ़ा है, वो कह सकता है। कोई कहे मुझे जोश मलिया आबादी पसंद, उसने पढ़ा है उसको, उसने उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, वो उसको डिफेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कौन सी रख लें पर्सनैलिटी, सर कौन सी रख लें। कई दफा इंटरव्यू की स्टेज में 200 300 बच्चा एक ही पर्सनैलिटी चला रहा होता। 2004 से 6 में हर एक की जुबान पे एक ही नाम था, फेवरेट पर्सनैलिटी डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर यूनुस। सही जी। 2014 से 16-17 तक मलाला 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 मलाला, और है ही नहीं कोई चीज जी आपके पास। आप रीडर हो, आपने किताबें पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े, आपने तैयारी की है, आप अखबार के रीडर हैं। अगर आप हैं तो बस जो पर्सनैलिटी उस फेज में मशहूर है आपको बस वही लग रही है, सारे वही रखी जाते हैं। आपकी अपनी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं। वो हिस्टोरिक भी हो सकती है, वो कंटेम्प्रेरी भी हो सकती है। मसलन मैं हूं, जितनी भी मेरी लिमिटेड रीडिंग है, जितना भी मैं थोड़ा बहुत किताबों के साथ जुड़ा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे पैसे कमा रहा हूं, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी अब्बास इब्न अली है। अब मैंने डिफेंड करना है ना अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को, तो मैं डिफेंड करूंगा। तो कहे नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है, करेज होनी चाहिए लेकिन अकल भी होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा, साबित करूंगा, नहीं जी अब्बास इब्न अली में अकल भी थी, रीजन भी थी। उनकी सेक्रीफाइस करना इटसेल्फ एक रीजन है कि वो अगर पीछे हट जाते तो वो तो एक बिट्रेयल की, ब्लू ब्लड, सैयद ब्लड, हाशमी ब्लड, उस पर बिट्रेयल का एक बहुत बड़ा दाग लग जाना था। तो उनकी तो सेक्रीफाइस अपने अंदर एक रीजन है जी। अब ये मेरी जस्टिफिकेशन आ रही है ना, ये मैं समझता हूं और मैं उसको लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं कि जी अगर आप कहते हैं कि आपको बेवकूफी लग रही है कि इतने बड़े लश्कर के सामने अकेला ही पानी लेने चला गया, तो ये तो बेवकूफी है। लेकिन मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि अगर वो अकेला ना जाता और वो कहता नहीं नहीं भाई अगली तरफ तो फौज खड़ी है, मैं कैसे जाऊं पानी लेने के लिए, तो ये तो एक बुजदिली की निशानी हो जानी थी हाशमियों पे, सादात पे। उसने अपनी सेक्रीफाइस करके पूरे सादात का नाम जो है वो बुलंद किया है, रोशन किया, अलम बुलंद किया। सो ये मेरी रीजन आई ना, मैंने जस्टिफाई किया अपनी पर्सनालिटी को। इसमें ना जाएं कि जनाब वो क्या, मतलब ये लेटर ऑन स्टेजेस है, लेकिन आप खुदारा इस चीज को समझें कि अपनी इमेजिनेशन और अपनी रीडिंग बनाएं। ये पेपर्स 2023 के, ये आंखें खोल देने वाले पेपर हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चूरन बिक रहा है, टीचर और एकेडमियां क्या मंजन बेच रही हैं, इंक्लूडिंग मी। उन्हीं एकेडमीज और उन्हीं टीचर्स की सोबत में रहें जहां से आपको कुछ गेन हो रहा है, और प्लस साथ फिर आप इम्प्रोवाइज करें। कोई टीचर कोई एकेडमी आपको नहीं करवा सकती किसी भी तरह। जहां तक अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, फरवरी मार्च
स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी बेसिक्स इंप्रूव करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, प्लस स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी लैंग्वेज पर, इंग्लिश पर काम करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हर स्टूडेंट ने, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे दी है, उनको तो अंदाजा होगा कि हम इस वक्त हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बेहतर जो है वो लगता है। तो अपनी बेसिक्स पे साथ आपकी रीडिंग चलती जा रही हो, वो नहीं रुकनी, वो चलती जा रही। अप्रैल में आपके कंपल्सरीज, जिनकी आप इस्लामियात वगैरह ये वो साथ रीडिंग में कवर हो रहे हैं, वो उनके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। उनकी बात बुक्स आप साथ साथ लेके चल रहे, वो रीडिंग का फ्रेमवर्क में चल रही। इन एडिशन टू दिस, बाकी जो आप समझते कि आपको कौन सा पेपर रखना है 200 मार्क्स का इफेक्टिव पेपर, उसकी तरफ मूव करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इसको ला सकते हैं, कुछ इसको यहाँ ला सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके ना जी। जून जुलाई आपकी हैबिट बनती जा रही है, आपकी रीडिंग हैबिट भी बनती जा रही है। यहां पर आके आप कोई 3 पेपर्स 100 मार्क्स वाले अब आप उठा सकते हैं, अब आप कर लेंगे उनको। पहले फेज में सिर्फ मैंने 200 मार्क्स में रखा, उससे पहले सिर्फ 200 मार्क्स में रखा, 7 बेसिक्स में रखा, लैंग्वेज पे रखा जी। अब 3 पेपर उनको पकड़ लें। 200 तो ये अंग्रेजी वाले हो गए ना जी। कोई आपकी मर्जी है, कोई आपका डंडा नहीं है, जो आप 3 पेपर अपनी मर्जी के जो आप इन 2 महीनों में चला लें। अगस्त सितंबर अगेन 3 पेपर्स, सारे 100 मार्क्स के हैं ना, ऑप्शनल हो कंपलसरी हो व्हाट्सएवर, बीच में 200 मार्क्स का तो एक ही है ना जी। कोई अगले पेपर उठा लें, एक आधा यहाँ कंपलसरी उठा लें, 2 ऑप्शन उठा लें, एक आधा यहाँ कंपलसरी उठा लें, 2 ऑप्शन उठा लें, या सारे एक दफा यहाँ पे सारे ऑप्शन उठा लें, यहाँ पर फिर एक ऑप्शनल 2 कंपलसरी, जो आप एट ईज हैं उनको पकड़ लें। ये तमाम फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहली दफा अटेम्प्ट देनी। जो लोग पहली अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका सबसे बड़ा उस्ताद फरवरी 2023 के पेपर थे जी। अगर वो समझें इस सेंटेंस को, कि जिन स्टूडेंट्स ने एक अटेम्प्ट दी हुई है, या ये भी वाली अटेम्प्ट दी हुई है, और आप में से मौजूद है, या इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को आगे जब ये मौजूद रहेगा इसको सुनेंगे, किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा उस्ताद उसकी पहली अटेम्प्ट है। वो जब उस अटेम्प्ट से गुजरता है ना, तो डेली बेसिस पर जिस जिस उस्ताद से पढ़ा होता है उसको जो है कोस रहा होता है, अपने आप को कोस रहा होता है, या उन उस्तादों को दुआएं दे रहा होता है। कोई खालिस्तन टेक्निकल या मैकेनिकल फ्रेमवर्क तो है नहीं कि आपने पेपर अच्छे दे दिए तो आप, क्या बात है जी आपका सीएसएस हो गया। ऐसा तो यहाँ इसकी चेकिंग तो काफी अनसर्टन है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप फेल भी होते हैं ना, तो कम से कम अपनी डीएमसी नाम काट के, रोल नंबर काट के, हैं जी, ये साइडों से कट करके वो ना भेजनी पड़े किसी को। बस सीधा सीधा यूं स्क्रीनशॉट लिया, ये लो, हाँ जी मेरे 650 प्लस नंबर थे, चलो यार एक आधे में सप्ली, कोई बात नहीं, अगली दफा हो जाएगी। अपनी मार्कशीट ही एडिट करके, कटिंग करके, उसके ऊपर रेजर फेर के, नामों के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर, रोल नंबर के ऊपर लोगों को भेजी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात। होता है, अल्लाह करे हो जाए, नहीं होता, मेहनत तो की है ना, रिजक अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो मेहनत नजर आ रही हो कि भाई 650 नंबर थे।
एक सब्जेक्ट में 0 लग गया, अगर उसमें मेरे 40 लग जाते, मेरे तो 690 नंबर आ गए थे ना, 700 नंबर आ गए थे। तो पहले दिन से ख्वाब देखना छोड़ दें बड़े बड़े। खैर, अक्टूबर नवंबर लास्ट आपके जो 200 मार्क्स 2 पेपर रह जाएं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करंट अफेयर यहां से शुरू कर लें, आप यहां से शुरू कर लें, आप यहां पे शुरू कर लें, डिपेंड करता है। लेकिन 2-2 महीने को इस तरह डिवाइड कर, ये एक बेहतरीन देख ना, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1200 नंबर पूरी। ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, कि फ्रेश स्टूडेंट्स इसी मॉडल को फॉलो करें, नवंबर के एंड तक उनको लगे कि उनका तमाम जो की एरियाज हैं सारे तैयार हो गए, और दिसंबर में और जनवरी में मुख्तलिफ अकेडमीज, मुख्तलिफ टीचर्स उनके पास प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन करें, मॉक सेशंस, पेपर अटेम्प्ट करके दिखाएं, पेपर अटेम्प्ट करके दिखाएं, प्रैक्टिस करें। भूल जाएं इस बात को कि होना है या नहीं होना, मेहनत तो की है ना आपने। ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। अब जो हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक आधी अटेम्प्ट दी होती है, पूरे साल में उनकी कोशिश होती है कि हम साथ पीएमएस भी कर लें, हम सीएसएस भी कर लें, अभी सीएसएस स्पेशल भी आने वाला है सीएसएस स्पेशल, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा डिले हो गया सीएसएस स्पेशल का, उसकी बहुत सी वजूहत है। एक बड़ी वजह तो ट्रेनिंग का इशू था कि ये जो स्टूडेंट्स पास होंगे सीएसएस स्पेशल से, इनकी ट्रेनिंग कैसे करवानी, क्या जो प्रॉपर सीएसएस करते हैं उनके साथ करवानी है, अलग से करवानी है, तो उसके ऊपर इनका कोई मॉडस ऑपरेंडी उस पे था। अब इशू ये सॉर्ट आउट हो गया, एज रिलैक्सेशन ये बढ़ाने के चक्रों में थे, ये भी सॉर्ट आउट हो गया, और कुछ ये सीएसएस 2023 में बिजी थे। अभी कुछ ही अरसे में चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन होगा, ये जेहन में रखिएगा जी, सीएसएस स्पेशल होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे फीस ले ली गई है, अब होगा नहीं, अब कैंसिल हो जाएगी, होगा जरूर, और ये होना है। तो कई ऐसे, अब ये पिछला मॉडल तो मैंने दिया फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस तरह ऑर्डर में चले, चीजों को जंबल अपना करें, बेसिक्स शुरू में बना लें अपनी, वो आपके हर जगह पे काम आनी, हर एरिया में काम आनी। सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने बहुत पहले बता दी है बात, अक्लमंद को इशारा काफी है। उस सब्जेक्ट के पास्ट पेपर उठाएं सबसे पहले, कि जो सिलेबस कह रहा है और जो पेपर कह रहा है उनमें तालमेल है, कितना का आपको घुसना पड़ेगा। आउट ऑफ 1200 मार्क्स 1200 नंबर का सीएसएस है, आउट ऑफ 1200 मार्क्स कोई शाजो नाजरी स्टूडेंट होगा जो कहेगा लो जी मेरे सारे एरियाज तो मेरे पसंद के, मजबूरन आपको 1-2 सब्जेक्ट तो उठाने पड़ते हैं। सारे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते ना जी, मजबूरन उठाने पड़ते हैं। मसलन मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से हूं, तो मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से ऑफ कोर्स आईआर उठाऊंगा, मैं ऑफ कोर्स यूरोपियन उठाऊंगा, क्योंकि उसकी रेलेवेंस है साथ। ठीक है जी, मैं इंटरनेशनल लॉ उठाऊंगा, लोग कहेंगे नंबर कम आते हैं, लेकिन भाई मेरे एरियाज के साथ रेलेवेंस बनती है, मैं तो ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा, क्योंकि मैं रीडर आदमी हूं, मैं कंसेप्चुलाइज कर सकता हूं, मैं तो ये उठाऊंगा। अब इसके साथ मुझे 2 पेपर रखने, मुझे रखने पड़ेंगे ना पेपर 2 साथ। अब अगर मेरा इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस में है, तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरे ग्रुप से ज्योग्राफी उठा लूं, थोड़ी सी सिमेट्री बन जाएगी।
अगर मेरा इंटरेस्ट जेंडर में है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं साथ एंथ्रो उठा लूं। यानी ऐसा ही सब्जेक्ट उठाऊं जो उसी फ्रेमवर्क में, मेरी एक सोशल साइंसेज की फ्रेमवर्क में रहे। मैं ये समझता हूं। आप क्या समझते हैं? यहां स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? आईआर या पोल साइंस रख ली, ठीक है जी। नीचे साथ रखा हुआ पब्लिक एड, फिर रखी पंजाबी, फिर रखी क्रिमिनोलॉजी, सही है जी। फिर रखी हुई है इन्वायरमेंट या जेंडर, या कोई एक आधी रखी हुई है हिस्ट्री। कुछ शहजादे, वो जी यूएसए में मार्क्स नहीं आते, यूरोपियन जो है ना जी ये टफ है, इंडो पाक रख लो। वो क्या तालमेल है भाई पब्लिक एड का इन दो के साथ, क्रिमिनोलॉजी का ऊपर वालों के साथ, इंडो पाक का पब्लिक एड पंजाबी क्रिमिनोलॉजी के साथ। माइंडसेट क्या है? नंबर कम आते हैं, ये टफ है, चलो ये रख लो। या ओवरऑल मैंने वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जिनमें मार्क्स आते हैं, जिनमें मार्क्स आते हैं। कोई तालमेल नहीं है सब्जेक्ट्स का आपस में, बस मार्क्स आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं एक सवाल करता हूं अक्सर, जब इस तरह के मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, हमें सर क्या रखें, सर देखे ना सर वो फलाने सब्जेक्ट को मार पड़ रही है तो हम फिर ये वाला रख ले सर। तो मैं उनसे अक्सर सवाल करता हूँ कि अगर मार्क्स रखने हैं ना तो बेटा ऑडिट एंड अकाउंटिंग क्यों नहीं रखते? बड़े टॉपर्स की पीछे पिछले कुछ सालों में ऑडिट एंड अकाउंटिंग बड़े बड़े नंबर दिए ऑडिट एंड अकाउंटिंग में, रख लो ना जाके, मार्क्स देती है, 160 तक नंबर आए हुए हैं, तो ये रख लो ना जाके। ये क्यों नहीं रखते? ये भी तो मार्क्स देती है, पोल साइंस आईआर से बहुत ज्यादा मार्क्स देती है, ये रख लो ना। बिजनेस ऐड रख लो, एवरेज मार्क्स तो इसमें आते ही आते, वो रख लो जी। तो खुदारा इस चीज को समझे, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें, आप अपने आप से खुद पूछें, ये वाली खिचड़ी नहीं पकानी। तो ये मेरी एक राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं लेकिन मेरी ये एक राय है। अब जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उन, क्योंकि एक तैयारी उनकी पीछे पूरी होती है, उनका सबसे बड़ा उस्ताद वो अटेम्प्ट है जो उन्होंने पेपर दे दिया, जो हम बात जहाँ पे हमने रोकी थी। अब वो खुद सेल्फ रियलाइज करें कि उन पेपरों में से पेपर बहुत अच्छे हो गए जी, बहुत जबरदस्त हो गए, और कई तो पेपर देने के बाद, ये मुझे आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अननोन नंबर था, मैंने कहा जी नेम प्लीज, डू आई नो यू? तो स्टूडेंट ने बताया कि जी ये मेरा नाम है, तो मैं आपके यूट्यूब के लेक्चर जो है उससे मुस्तफीद, यानी वो स्टूडेंट जो है वो होता रहा है, तो जी मैं फलानी जगह से पढ़ा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अभी तूने अटेम्प्ट दी है, अभी सांस तो ले ले भाई, मेरे पेपर बहुत अच्छे हो। ये मैं कई स्टूडेंट्स देखे हैं ऐसे कि पेपर, वो कहते हैं हमारे पेपर बहुत अच्छे हो गए, पेपरों के बाद फौरन इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं तैयारी कर, जी हम तो इंटरव्यू की तैयारी करें। क्या है इंटरव्यू की तैयारी इलादा से? कुछ भी नहीं है। आपकी बेसिक्स ठीक है, उन्हीं पर आगे आपका इंटरव्यू चलना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर की, पाक अफेयर की, इस्लामिक स्टडीज की, सोशल इश्यूज की, यही लिखा होता है इंटरव्यू की। जब आपको गाइडलाइन आती है, आपको जब लेटर आता है कि जनाब ये एरियाज हैं जहां से आपसे इंटरव्यू में सवाल किए जाएंगे,
उन्होंने वहां से आपसे कोई जो एटम बम का फार्मूला तो नहीं ना पूछना, तो केमिकल रिएक्शन तो नहीं करवाने आपसे, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। सो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले तो उनका पेपर उनकी खुद खुद रियलाइजेशन है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाए कि क्या चीजें मेरी कमजोर हैं, किन चीजों पे मुझे काम करना। सो मेरी क्लासेस तो ऐसी ही चलती हैं जिस तरह इस वक्त मैं आपके साथ इस वक्त बोर्ड पे बात कर रहा हूँ। अब आखिर में मेरे जो फरवरी में सेशंस आने उनकी और उसके बाद के जो मेरे सेशंस हैं उनकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जी हमारे यहाँ। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अदर देन माय सब्जेक्ट, कोऑर्डिनेटर का ये नंबर है, आप ये नंबर सेव कर लें, कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर दें ताकि वो आपका नंबर सेव कर ले और आप उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे वो देख सकें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट उससे सारी डिटेल आप ले लें, अपना एक माइंड बना लें कब कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ना। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ जी बस। मेरा बड़ा एक टाइट शेड्यूल है, मैं रात 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ बस। बाकी दिन में मैं अपना सोता हूँ, सारी रात में मैं अपना पढ़ता हूँ। जिस दिन मेरा पढ़ने को ना दिल करे मैं मूवीज वगैरह देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो मेरा तो ये टाइम पीरियड है जिसमें मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। फरवरी में 9 से 10 मेरा आईआर का सेशन है, 9 से 10 का, मंडे टू थर्सडे। अगला आईआर का सेशन मेरा मार्च में आएगा जी, सॉरी मई में, आफ्टर ईद। उससे पहले कोई सेशन नहीं होगा, यही सेशन इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बड़ा एक्सटेंसिवली डिटेल में चीजें हो रही होती है। तो अगला सेशन सेम टाइम में मई में होगा, 10 से 11 पाकिस्तान अफेयर्स। ये भी फरवरी का सेशन है, डिटेल्स आप कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। ये मंडे से शुरू हो रही है 13 फेब से, पाकिस्तान अफेयर्स। बड़ी डिटेल में ये सेशन जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो चलेगा। और फिर 11 से 12:30 ये मैं बेसिक आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स, ये डेली क्लास होगी। ये वाली क्लास ये भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होगी, ये डेली क्लास है। लगभग मैं 40 लेक्चर्स लूंगा जी, और उन 40 लेक्चर्स में उसका शेड्यूल सारा, उनकी ऑर्डर सारा वो आप कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स फी वगैरह सारा कुछ वो आपको मिल जाएगा। पहली इसकी 1-2 क्लासेस भी फ्री होंगी, स्टूडेंट्स ले सकते हैं क्लास और डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं 40 लेक्चर्स डेली, एक लेक्चर, और हर लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि 4 से 5 कुछ की आइडियाज मैं अपने स्टूडेंट्स की बेसिक्स बनाऊं मुख्तलिफ एरियाज में। तो ये अबाउट 200 के करीब बेसिक आइडियाज स्टूडेंट्स के मैं डेवलप करवाऊं, जो कि वो खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़ते नहीं। तो ये मेरे सेशंस, 3 सेशंस, ये 13 फरवरी से होंगे। ये वन टाइम सेशन है, ये दोबारा नहीं होगा, ये सिर्फ एक दफा ही है बस, साल में मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं होता, तो ये एक ही दफा होगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 9 से 10 और 10 से 11 ये बिल तरतीब यूएसए और यूरोपियन की क्लास होगी। ये भी ये 17 फरवरी से होगा। ये दो भी मई तक और कोई नहीं होगा। मई में जाके फिर ये अगला, क्योंकि काफी इस दफा के पेपर्स, और मैं तो पहले भी बड़ा एक्सटेंसिव इसको पढ़ाता था तो और ज्यादा अब मुझे डिटेल में जाना। तो ये फरवरी के बाद मई तक मेरे कोई सेशंस नहीं होंगे जी। आईआर का सेशन भी फरवरी का है, यूएसए का भी फरवरी का है, यूरोपियन का भी फरवरी का है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी फरवरी
सेशन मई तक यानी छोटी ईद तक और कोई सेशंस नहीं आएंगे, यही होंगे। जिन्होंने अभी एनरोल होना है इसमें वो हो जाए, जिन्होंने नहीं होना वो फिर मई का इंतजार कर लें, वो मई में इनको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स ये मैंने आफ्टर ईद उल फितर ये शुरू करना, ये रात के 11 बजे ही होगा जी। उस वक्त तक बेसिक आइडियाज की क्लास खत्म हो चुकी होगी, तो ये रात 11 बजे करंट अफेयर्स। पिछले साल मैंने 99 टॉपिक्स करवाए थे अपने स्टूडेंट्स को। उसका फायदा इतना हुआ कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए, पीएमएस के पेपर दिए, सीएसएस के पेपर दिए, किधर ना किधर कोई ना कोई सवाल लग गया। प्लस जितने स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए इस पूरे साल में 2022 में, उनको इन टॉपिक्स का बड़ा फायदा हुआ। और इस दफा मेरा प्लान है इंशाल्लाह इसको 120 टॉपिक्स तक मैं लेके जाऊंगा करंट अफेयर्स की। अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बनाऊंगा ताकि ज्यादा और चांसेस बन जाए कि पेपर उन्हीं टॉपिक्स के करीब करीब आ जाए, उन्हीं में से आ जाए। और जो मैं अपना एसे के कंटेंट का, अपने एसे के आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स अपने स्टूडेंट्स के, जो मैंने शुरू में बताया था कि मैं 25 टॉपिक्स करवाऊंगा, वो मैं रमजान में करवाऊंगा। आफ्टर सैरी डेली क्लास, वो डेली क्लास होगी आफ्टर सैरी, और रोजाना एक टॉपिक। इस दफा मैं इनको मिक्स करूंगा। मैं कुछ फिलोसॉफिकल नेचर के टॉपिक्स, कुछ प्रोवर्बियल लिटरेरी टॉपिक्स, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स मिला के एग्जैक्ट स्टेटमेंट, और वो उसको मैं फिर पूरा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स का, कि भाई जो रीडर नहीं है, वैसे काम तो ये रीडिंग का है, लेकिन जो रीडर नहीं है, नहीं पढ़ना चाहता, जितना मर्जी समझा लो उसको कि नहीं जी मैं नहीं पढ़ना, उन्होंने कहा मैं किताब खोलनी नहीं जी, मुझे तो बस ठीक है जो टीचर करा दे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 25 टॉपिक्स, उनको मैं डिटेल कंटेंट उनका डेवलप करवाऊंगा, ये रमजान में होगा। ये मेरी है जी डिटेल्स। आखिर में, शुरू में पूरे सेशन में मैंने अपना कहीं कांटेक्ट नंबर नहीं दिया, क्योंकि जो आखिर तक जुड़े हुए हैं क्लास के साथ वही लॉयल हैं हमारे साथ, या एटलीस्ट अपनी अपनी तैयारी के साथ, कि वो वफादार है अपनी तैयारी के साथ। तो इफ यू हैव एनी इशू, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे इस नंबर पर अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं। बल खुदारा 10-10 मिनट का वॉइस नोट ना भेजिएगा, एक आधे मिनट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप रिप्लाई कर सकूं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कम से कम फीस में एंटरटेन करूं, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी सीएसएस की एकेडमीज और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनमें मेरी और मेरे साथ वाबस्ता बाकी टीचर्स की आप फीस को देखें तो वो सबसे कम फीस है। और ये फीस इसलिए नहीं चुभती क्योंकि आप इकट्ठी नहीं ना दे रहे, हजारों में लाखों में इकट्ठी फीस नहीं दे रहे। आपने 2 मंथ्स में सोचा है कि मैंने 3 पेपर्स करने, अच्छा जी इन 3 पेपर्स की 10 से 15 हजार के दरमियान फीस है सपोज, वो आपने कर ली। अच्छा जी नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैंने अब ये 3 पेपर्स करने, लेट्स से उनकी इतनी फीस है, वो उस टाइम दे दूंगा, मैं इकट्ठी देने की क्या जरूरत है। लेट्स से कुछ 2 मंथ्स हैं उसमें मैंने इंग्लिश करनी है जी, हाँ ठीक है, ये मानते हैं इंग्लिश की तमाम टीचर्स ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो फिर भी मार्केट से कम चार्ज करते हैं। तो ये स्टूडेंट फिर इनको डिवाइड कर लेता है ना जी, उसकी जेब पे भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, बजाय इसके कि लमसम पहले फीस दो जी, तो वो बस जो सब्जेक्ट उसने पढ़ना उसकी फीस दे और पढ़ ले। और ये वैसे भी ओवरऑल मेरी फीस जो है वो ओवरऑल इस मार्केट में सबसे कम फीस है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है तो मेरी फीस भी कम है।
ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और काफी जज्बाती सी ओरिएंटेशन थी। आपका कोई इशू, कोई सवाल है तो आप मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्यूरी का, आपके सवाल का जवाब दूं। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपने कोई, कब कौन सा सब्जेक्ट शुरू होना है, तो आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।